हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए लेवल कवर अप करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारे पास में यहाँ पर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन और आकलन। मूल्यांकन और आकलन वाले जिस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे, इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। असेसमेंट के और इवैल्यूएशन के कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, क्यों जरूरी होता है, क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजों को समझेंगे आज इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट तक देखो भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थ्योरी चैप्टर्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। काफी यूजफुल नोट्स हैं भाई। पेपर से पहले आप सभी लोग रिवाइज कर सकते हैं जितने भी आपके पास थ्योरी चैप्टर रहेंगे प्लस एमसीक्यूज रहेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज की अपनी इस वीडियो को। उत्तराखंड टेट सी टेट जहां पर भी है भाई बाल विकास पूछा जाता है, सभी के लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगी। समझते हैं कि क्या होता है पहले इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद समझेंगे आकलन क्या होता है और उनकी क्या क्या प्रकार है और कहाँ इस चीज की जरूरत पड़ती है। शैक्षिक कार्यक्रम में कहाँ हमें मूल्यांकन और आकलन की जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले मूल्यांकन को समझ लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स को दिया है। अब देखो, मूल्यांकन क्या है भाई? एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब इस माध्यम से हम क्या करते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं भाई? देखो, मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं और जो भी हमारे सीखने के अनुभव पर आधारित होते हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है मूल्यांकन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन जो उद्देश्य है मूल्यांकन करने का, कि बच्चे ने कितनी या बच्चे के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करना, उसका परीक्षण करना और उसका विश्लेषण करना। बात क्लियर है? बच्चे के बारे में आपको जानकारी एकत्र होनी चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में क्या कर रहा है, यानी कि उसके पास कितनी अधिगम हो चुका है, इसका कितनी इसकी लर्निंग हो गई, क्या एक्टिविटी करता है क्लास में बच्चा, क्या एक्टिव रहता है या नहीं रहता। फिर उसका हमें क्या करना है, परीक्षण करना है और उसके बाद उसका विश्लेषण करना शामिल होता है। किसकी बात हो रही है? मूल्यांकन की बात हो रही है। अब बात करें मूल्यांकन के बाद आता है हमारा एक आकलन। अब ये दोनों ही मिलती जुलती प्रक्रियाएं हैं, मूल्यांकन और आकलन। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का यहाँ पर हमें निरीक्षण करना होता है दोनों विधि के माध्यम से। लेकिन कब कौन सी विधि लगाई जाती है उसे ही हम बोल देते हैं एक तरीके से कि वो मूल्यांकन हो गया और दूसरा आकलन हो गया। आगे डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगा मैं सेपरेट की क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। पहले मूल्यांकन को ही समझ रहे हैं कि जो भी शैक्षिक उद्देश्य और सीखने के अनुभव पर आधारित होता है मूल्यांकन, सबसे पहली बात। दूसरा, बच्चे के बारे में जानकारी एकत्र करना, उसका परीक्षण करना और उसका विश्लेषण करना मूल्यांकन में शामिल होता है। अब ये तीनों चीजें क्यों करी जाती हैं? ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि छात्र जो है कितनी हद तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है। अब शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उद्देश्य होते हैं जो भी अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग होती है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। अभी हम यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों का टेस्ट लूं या क्विज लूं तो मैं आपका ये पता करना चाहता हूं, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर? यूटेट को क्लियर करना। शैक्षिक उद्देश्य इस समय क्या है? यूटेट एग्जाम को क्लियर करना। मेरा उद्देश्य क्या है? आप लोगों को पढ़ाना। लेकिन मैं आपका मूल्यांकन करना चाहता हूं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है ना, कितनी आपको और करनी बाकी है। तो ये क्या है? एक प्रकार का मूल्यांकन ही कहलाएगा कि आपकी शैक्षणिक उद्देश्यों में आप लोगों का परीक्षण करना। परीक्षण आपके टेस्ट के माध्यम से हो सकता है। फिर उसका विश्लेषण करना कि आप लोगों ने कितना पढ़ लिया है और कितना आपको और पढ़ने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें किस में आ रही है भाई? मूल्यांकन में आ रही है। क्लियर हो गई बात? आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो भी डाउट है कमेंट डाउन कर दिया करो भाई। कमेंट्स आप लोगों के काफी कम आते हैं, मोटिवेशन मिलता है कमेंट से। अभी बहुत सारे थ्योरी चैप्टर सीडीपी में भी पढ़े, सोशल स्टडीज और साइंस को भी साथ साथ कवर अप कर रहे हैं। तो वीडियोस ऑलरेडी हम बढ़ा देंगे, डे में 2 वीडियो हम डील करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं मूल्यांकन के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पहला आता है नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, दूसरा आता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। दोनों को एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा बहुत ही आसान भाषा में। क्या कह रहा हूं मैं? मानक संदर्भित मूल्यांकन जिसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, दूसरा क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अब देखो, मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है भाई? ये इस प्रकार का मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों का प्रदर्शन जो है दूसरे छात्रों के साथ में किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है,
ये देखो एक क्लासरूम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का आप क्या करने वाले हो, मूल्यांकन करने वाले हो। लेकिन मूल्यांकन कैसे करोगे, उस बच्चे का मूल्यांकन कैसे करोगे, मूल्यांकन का मतलब क्या है कि कितना बच्चे ने अधिगम कर लिया है, क्या उसका जो शैक्षिक उद्देश्य को जो प्राप्त करना चाहता है उसमें कितनी उसकी लर्निंग हो गई है, ये आपको मूल्यांकन करना है। लेकिन आप कैसे करोगे, इसका एक मेथड है नॉन रेफरेंस मूल्यांकन। इसमें आप उस बच्चे की तुलना अपने जितने दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं उस क्लास में उनके माध्यम से करोगे कि इस बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में कितना लर्न कर लिया या कितना अधिगम कर लिया। उसी मूल्यांकन को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेफरेंस मूल्यांकन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है कि भाई हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक विवेचना करते हैं हम, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन बोल रहे हैं। सेकंड टाइप आता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, यानी कि मानदंड पर आधारित मूल्यांकन। अब मानदंड क्या हो सकते हैं कि भाई एक निश्चित पैरामीटर्स होते हैं कि भाई हाँ आपने अगर ये प्राप्त कर लिया है ये पैरामीटर्स, तो आप जो है क्वालिफाई हो गए हो या आप उत्तीर्ण हो गए हो या आपका मूल्यांकन हो चुका है। इस प्रक्रिया में हम किसी भी प्रकार का कोई भी तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करते, इसमें क्राइटेरिया सेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यूटेट का एग्जाम निकालना है भाई, यूटेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 90 मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 90 चाहिए आपको 150 में से। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया है। आप 90 मार्क्स लेके आओ, 91 लेके आओ, 92 लेके आओ, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। तो यही आपका मूल्यांकन है। मानदंड यानी कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, आप इसको क्वालिफाई करो, बात खत्म हो गई आपकी, ठीक है भाई। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। यहाँ क्या था, नॉन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन में क्या था, यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है जो कि छात्रों के प्रदर्शन को एक काल्पनिक औसत छात्र के साथ में तुलना करके नापा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात। मानदंड में क्राइटेरिया होता है, इस मूल्यांकन में बच्चे को पहले से निर्धारित किए गए सीखने के मानक के आधार पर नापा जाता है। ये विद्यालय शिक्षा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भाई देखो आपको पता है कि आपके जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार का ही मूल्यांकन आप लोगों के साथ में किया जाता है, जिसमें क्राइटेरिया होता है कि भाई आपको इतने मार्क्स लेके आने, आप क्वालिफाई कर जाओगे। बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब देखो भाई एक क्वेश्चन उठता है कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, असेसमेंट बोले तो आकलन और मूल्यांकन बोले तो इवैल्यूएशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि बच्चा टीचर से पूछ रहा है कि मैडम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब हमें दोनों चीजों के बारे में पता चल जाएगा फिर हम यहाँ पर आसानी से असेसमेंट और इवैल्यूएशन का जो है डिफरेंस कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्वेश्चन आता है कि भाई हमें जरूरत क्यों पड़ती है मूल्यांकन की, मूल्यांकन की आवश्यकता क्या पड़ रही है, हमें क्यों कर रहे हैं मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ये चीज फिक्स करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्र छात्रा के सीखने के उद्देश्य को स्थापित कर सके, उनकी प्रभावशीलता को, यानी कि बच्चे कितना सही तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। क्यों होता है ये, जिससे कि टीचर जो है बच्चे के बारे में जान सके, उसको फीडबैक मिल सके कि कितना बच्चा लर्न कर रहा है, ठीक है, कौन से फील्ड में बच्चा कमजोर है, इसलिए मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित वातावरण बनाने में मदद करता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप चाइल्ड सेंटर्ड जो है छात्र केंद्रित एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यालय में ज्ञान केंद्रित वातावरण का निर्माण करने में सहायक होता है भाई। मूल्यांकन विद्यालय में आकलन केंद्रित वातावरण बनाने में सहायक होता है। सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन विद्यालय के भीतर एक सामुदायिक केंद्रित वातावरण का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गई। आई होप, मुझे लगता है कि चीजें हमारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, असेसमेंट पे आते हैं भाई। अब आकलन क्या होता है, देखो आकलन वो होता है हमारा जो जब प्रक्रिया चलती है, शैक्षिक या शिक्षण की जब प्रक्रिया चलती है उसके दौरान जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों टर्म एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। हो क्या रहा है, मूल्यांकन में एंड टर्म्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि फाइनल गोल निकल के आ रहा है आपका। असेसमेंट में क्या है, असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बच्चे को बीच बीच में चेक करेंगे, सारी क्राइटेरिया चेक करेंगे, बच्चे के रिकॉर्ड्स बना के रखेंगे कि बच्चा कितना लर्न कर चुका है, उसका डेटा बना के रखेंगे, एक फाइल बना के रखेंगे। वो क्या है, हमारे पास आकलन है। उन रिकॉर्ड्स की मदद से हम बच्चे के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितना बच्चे ने चीजों को सीख लिया है, कहां पर बच्चे को
शिक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता है या किसी बच्चे को शिक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, कौन सा बच्चा फिर कौन से फील्ड में अच्छा कर रहा है, तो वो सारी चीजें हमारे आकलन में आ जाती हैं, यानी कि असेसमेंट में आ जाती हैं। क्लियर हो गई बात। अब आकलन के आमतौर पर कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 प्रकार देखेंगे भाई आकलन के। पहला आता है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। नाम आपने कई बार सुना होगा, क्वेश्चंस में भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया होगा, यहाँ क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, क्या होता है, सॉरी रचनात्मक आकलन क्या होता है, ये देख रहे हैं। अब देखो असेसमेंट क्या है, मैंने यही बताया, एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन और एविडेंस कलेक्ट करते हैं एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव है बच्चे का लर्निंग, अधिगम। मेन ऑब्जेक्टिव हम सीखने के लिए बच्चा स्कूल में जाता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के प्रोसेस में हम जो भी इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं या जो भी एविडेंस इकट्ठा करते हैं, किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में, कहाँ रखेंगे, हम एक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में रखेंगे। वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारे पास, असेसमेंट कहलाएगा, आकलन कहलाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट देखो अब रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। देखो यह मूल्यांकन जो छात्र की समझ होती है और उसके प्रदर्शन को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में यह मूल्यांकन माना जाता है। ठीक है, अब इस मूल्यांकन में या असेसमेंट में, आप आकलन और असेसमेंट में कंफ्यूज मत होना, मैंने ऑलरेडी आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। देखो इस आकलन में हम क्या करते हैं, छात्र के परिणामों को जानने के लिए एक लिखित परीक्षण या फिर व्यवहार में अवलोकन या फिर शीघ्र प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इसमें छात्र मदद के साथ अपने व्यवहार और समझ में परिवर्तन करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक एक कोच की भूमिका निभाते हैं और ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। अब रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से जब हमारी लर्निंग, बच्चे का अधिगम चल रहा होता है, उस अधिगम के दौरान किया जाने वाला आकलन ही हमारा क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे आप किसी भी बच्चे को आप अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते अभी मैं आपका एक टेस्ट ले लूं, यानी कि एक क्विज ले लूं, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ये पता करने के लिए आपने इस उद्देश्य की प्राप्ति करी है या नहीं करी। जैसे अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, इसके बाद मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, तो वो क्या है, वो हमारा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहां से क्लियर हो गई होगी बात आपको कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाद मैं एक लाइव सेशन ले रहा हूं, उससे मैं आपसे इसी टॉपिक के एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसका आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं जानने की प्रयास करूंगा कि आपके में आपको कहां पर क्या चीजें समझ में नहीं आई। तो ये मूल्यांकन हो जाएगा आपका, ये आकलन हो जाएगा, कौन सा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा ये आपका। क्लियर हो गई बात। दूसरा आता है भैया हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या है भाई, ये एक लंबे समय के दौरान कभी कभी लिया जाता है, हमेशा नहीं लिया। फॉर्मेटिव आप कभी भी ले सकते हो, जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है तो उसमें फॉर्मेटिव मूल्यांकन आकलन आप कभी भी कर सकते हो। यहाँ पर पोर्टफोलियो में कभी कभी लिया जाता है। ये परियोजना, परियोजना यानी कि जो प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, लिखित असाइनमेंट होते हैं और कुछ परीक्षण के माध्यम से आप जो है मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इस मूल्यांकन में छात्रों को दी जाने वाली प्रक्रिया अधिक औपचारिक होती है। यह छात्र को अपनी समझ से की फिर से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, जबकि प्रतिक्रिया को समझ लिया गया और उस पर काम किया गया हो। कहने का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट में जब हमने बच्चे को देख लिया कि हो सकता है किसी बच्चे को किसी हेल्प की जरूरत है, वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कमजोर है, आपने एज ए टीचर उस बच्चे की मदद करी है। अब आपने क्या किया, पोर्टफोलियो बनाया उस बच्चे के बारे में। अब पोर्टफोलियो असेसमेंट में आप सारी चीजें लिखते जा रहे हैं। अब इसमें आप परियोजना यानी कि बच्चे के को प्रोजेक्ट के माध्यम से आकलन करेंगे, लिखित असाइनमेंट के माध्यम से आकलन करेंगे, या फिर कोई भी परीक्षण के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अब इसमें बच्चे के पास एक स्कोप ये होता है कि आपने उसको हेल्प किया है, तो जब आप उसका आकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे के पास एक दूसरी चुनौती रहती है कि एक बार तो वो फेल हो गया था, लेकिन दूसरी बार जब आपने उसको हेल्प करी तो वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट आता है तीसरा, समेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। अब ये देखो वर्ष के, देखो एक वर्ष भर की जो आपकी पूरी प्रक्रिया होती है, 1 ईयर की जो आपकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसके अंत में जब आपका आकलन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा आपका योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक आकलन, कुछ भी आप यहाँ पर कह लो। ठीक है, यह मूल्यांकन वर्ष के अंत में या सत्र के अंत में किया जाता है। इस मूल्यांकन के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम और निर्देशों की कमजोरियों को साझा कर सकता है। इस मूल्यांकन का जो भी परिणाम होता है वो
अभिभावकों को आपको दिखाना होता है किसकी फॉर्म में, रिजल्ट की फॉर्म में। भाई रिजल्ट आएगा आपका किसके बेसिस पे, केवल आपके जो मार्क्स के बेसिस पर आपकी परसेंटेज को जज किया जाएगा। ये उस प्रकार का मूल्यांकन होता है जिसमें आपका वर्ष के अंत में जो परीक्षा ली जाती है, आप सारी चीजें लिखते हैं, लिखित फॉर्मेट हो सकता है आपका, ठीक है, ओरल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, तो उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, प्लस उसके आधार पर आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपका समेटिव। अब इसमें जो है सुधार का कोई भी प्रावधान नहीं होता। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है, क्योंकि इसमें आपको फीडबैक मिलता है कि बच्चे की कहां कहां कमियां हैं, उसको आप सुधार सकते हैं इस आकलन के माध्यम से। लेकिन जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, तो वो वर्ष के अंत में होता है। अब इसमें केवल आपकी प्रोग्रेस ही चेक करी जाएगी, फाइनल प्रोग्रेस आपने कितना लर्न कर लिया। इसमें सुधार के जो मौजूद टाइम होता है ना, वो नहीं होता है इसमें, इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो केवल आपका रिजल्ट जानने के लिए ही होता है कि आपने एंड टर्म गोल अचीव किया या नहीं किया, किया तो कितने परसेंट मार्क्स से किया या कितने परसेंट ग्रेड से किया, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जहां से क्वेश्चन बनता है आपके टीचिंग एग्जाम में, कि भाई देखो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ से क्वेश्चन देखे होंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ये तीनों ही टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है सी टेट में और जितने भी टीचिंग एग्जाम में, सीडीपी में, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ भाई, इसलिए मैंने टॉपिक को इंक्लूड किया है क्योंकि ये हमारा टॉपिक रह गया था, तो मैं वापस इस चीज को लेके आया हूँ। सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि देखो, यह मूल्यांकन इस बात पर केंद्रित करता है कि छात्र सीखने में कहाँ है और उनको कहाँ जाना चाहिए। कि देखो, ए प्रोसेस से छात्र ने लर्न करना शुरू किया है किसी भी कोर्स में, उसे कहाँ पहुंचना है, बी में पहुंचना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार, इस प्रक्रिया के बीच में जो भी मूल्यांकन लिया जाएगा तो वो क्या होगा, बी पर, यानी कि बी क्या है, गोल है आपका, ठीक है। इस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी आपका मूल्यांकन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक हो गई बात? इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी मान सकते हैं, जैसे अभी हमने समझा सीखने का मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप बीच बीच में जो है टीचर आपका परीक्षण लेता रहेगा, आपका एग्जाम लेता रहेगा, आपका जो भी आपने सीखा है उसको अधिगम स्तर को समझता रहेगा कि कितने प्रतिशत आप सीख चुके हो, उसके आधार पर आपको लर्निंग कराता रहेगा। तो वो क्या हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, जो समेटिव असेसमेंट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, उस मूल्यांकन को आप समापन मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आपको पता है कि यह मूल्यांकन तब होता है जब शिक्षक छात्र की उपलब्धियों को लक्ष्य मानकर या मानक के विरुद्ध निर्धारित करने के लिए उसके सीखने के परिणाम का उपयोग करते हैं, जो सत्र के अंत में किया जाता है। अभी आपको बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप मूल्यांकन करेंगे बच्चे का एंड टर्म्स में, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तीसरा आता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब बालक अपना खुद यानी कि स्वतः ही जब बच्चा अपने आप ही अपना मूल्यांकन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग। इस मूल्यांकन में छात्र अपने प्रदर्शन का खुद ही स्वयं ही मूल्यांकन करता है कि वो कितना सीख रहा है, कितना उसने, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये हो गया टेस्ट है आपका यू टेट का। अब आपका मूल्यांकन अभी जब तक ये पेपर नहीं होगा, आप स्वतः ही कर रहे हैं। कैसे कि हाँ भाई, सीडीपी में मैंने इतने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, अब इस चैप्टर में मेरे को ये सारी चीजें, स्ट्रॉन्ग से पियाजे की थ्योरी आ गई, है ना, जीन पियाजे की थ्योरी आ गई मेरे पास, वाइगॉस्की की थ्योरी मैंने अच्छे से लर्न कर ली। तो ये सब चीजें जो आप अपने अंदर कैलकुलेट करते हो, तो ये क्या है, ये आप खुद ही अपने आप का खुद ही मूल्यांकन कर रहे हो, खुद ही निर्णय ले रहे हो कि आपने कितना पढ़ लिया, कितना आपको आगे और पढ़ने की जरूरत है, जो भी आपका गोल है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग। तीन प्रकार के असेसमेंट बता दिए मैंने, पहले ऑफ लर्निंग, दूसरा पहले फॉर लर्निंग जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि बीच बीच में शिक्षक जो है आपका मूल्यांकन लेता रहेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वर्ष के अंत में आपका, लेकिन लास्ट में केवल आपका उपलब्धि परीक्षण नापने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा आता है हमारे पास जब आप स्वयं के माध्यम से करते हो। क्लियर हो गई बात? अब देखो, एक और प्रकार आता है असेसमेंट का, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसमें जो है मूल्यांकन द्वारा कहां पर किया जाता है, ये स्कूल में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों के जितने भी कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, जो भी उनके अंदर क्वालिटीज होती हैं, क्षमता होती हैं, तो उनको निरंतर विकसित करने का काम जो है किसका होता है, विद्यालय आधारित आधारित मूल्यांकन का ही होता है। इसमें बच्चों की कमजोरियों को भी पहचानना होता है, उस पर उपचार भी करना होता है, ठीक है,
और इस प्रकार के मूल्यांकन को शिक्षकों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। और ये कैसा है भाई, ये पारंपरिक होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में आपको क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है ना। अब इतना व्यापक स्तर पर तो नहीं करते हैं, लेकिन भाई हमारे जो भी हमारे टीचिंग के मेथड्स बने हुए हैं उसमें तो सारी चीजें डिफाइन करी गई हैं। लेकिन अब आपके टीचर आपके साथ इस तरीके का मूल्यांकन लेते हैं या नहीं लेते हैं वो उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है इसमें क्या होता है कि छात्र की वास्तविक क्षमताओं की उपेक्षा करती है। भाई देखो, इसमें क्या होता है कि भाई जो भी बच्चे का वास्तविक जो क्षमता होती है उसका आकलन नहीं हो पाता स्कूल बेस्ड में। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चे के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और टॉपिक, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीसीई। ये बहुत ही व्यापक टॉपिक है, व्यापक स्तर पर इसको हम डिस्कस करेंगे शायद एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन बेसिक जो टाइप है ना, निरंतर और समग्र सतत रूप से चलने वाला मूल्यांकन क्या है, ये भी एक प्रकार का विद्यालय आधारित मूल्यांकन है जो बच्चों के सीखने के दोनों पहलुओं को कवर करता है। अब दो पहलू कौन से होते हैं, देखो, स्कोलेस्टिक पहलू होता है, स्कोलेस्टिक मूल्यांकन होता है, शिक्षण होता है सॉरी, और एक को स्कोलेस्टिक, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन और सह शैक्षणिक मूल्यांकन के क्षेत्र। अब शैक्षिक कौन से होता है, जिसमें बच्चे के सह शैक्षिक क्षेत्र वो होता है बच्चे का जिसमें बच्चे के मनोचिकित्सक कौशल पर, दृष्टिकोण पर, इन चीजों पर जो संबंधित होता है वो क्या कहलाएगा, शैक्षणिक क्षेत्र, सह शैक्षणिक, इसको स्कोलेस्टिक कहलाता है। अब स्कोलेस्टिक क्या होता है भाई, जिसमें भैया बुद्धि वाले क्षेत्र पर बच्चे के काम किया जाता है, जैसे पाठ्यक्रम संबंधित विषय हो गए, असाइनमेंट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, इन चीजों पर जब बच्चे के काम किया जाता है तो वो क्या कहला रहा है, हमारा स्कोलेस्टिक कहला रहा है। यानी कि स्कूल में जो आपका अध्ययन किस प्रकार से होता है कि भाई आपके इन पहले पर रिटन टेस्ट ले लेंगे, आपका प्रैक्टिकल कर लेंगे, इन पर यानी कि बौद्धिक आधारित जो परीक्षण आपको करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में दो पहलू आते हैं। सह शैक्षणिक का होते हैं जिस क्षेत्र में इस पे बच्चे के मनो चिकित्सक कौशल यानी कि स्किल्स को इंप्रूव जहां किया जाता है, दृष्टिकोण पर बच्चे के आदि पर, पर्सनैलिटी पर जब काम किया जाता है तो वो सह शैक्षिक हो जाता है। और जब आप मस्तिष्क पर यानी कि बुद्धि परीक्षण पर, बुद्धि विकास पर जब जोर देते हो तो वो शैक्षिक हो जाता है। क्लियर हो गई बात भाई। तो भाई ये था हमारा सीसीई। अब हम समझते हैं मूल्यांकन और आकलन, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब देख लो, मूल्यांकन क्या है भाई, जिसको हम इवैल्यूएशन बोल रहे हैं, दोनों टर्म अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम रिवाइज कर लेते हैं। असेसमेंट इधर लिख लेते हैं, इधर हमने लिख लिया आकलन, और इधर हो गया मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला पॉइंट आता है, व्यापक रूप से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता। व्यापक क्यों करता है भाई मूल्यांकन, क्योंकि वर्ष के बीच बीच में कभी भी कहीं भी कोई एक चैप्टर खत्म हुआ, कोई एक टॉपिक खत्म हुआ, तभी आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, कितने पानी में हो, कितना आप समझ चुके हो। ये आकलन में क्या हो रहा है, छात्रों के ज्ञान और कौशल की समय समय पर समीक्षा होती है। यहाँ पर आकलन क्या है, समीक्षा कर रहा है, यहाँ पर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, संपूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के अंदर दूसरा टॉपिक है, छात्र विभिन्न चरणों में छात्रों के सीखने का आकलन करता है। यहाँ पर ये दूसरा वो हो गया। तीसरा क्या है, इसका परिणाम ग्रेड या अंक होते हैं। मैंने आपको बताया था मूल्यांकन का परिणाम ग्रेड या अंक होंगे। मूल्यांकन में जैसे समेटिव मूल्यांकन हो गया। इसका परिणाम फीडबैक और सुधार या सुझाव के फॉर्म में होता है असेसमेंट का। क्लियर हो गई बात, आप ऐसे समझ सकते हो। देखो दोनों हैं, बच्चे को की प्रगति को जांचने के लिए दोनों ही प्रोग्राम बने हैं, इवैल्यूएशन और आकलन। समझना केवल हमें इतना है, देखो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही हमें होता है, इवैल्यूएशन में मूल्यांकन में भी होगा और असेसमेंट में भी होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। आकलन में आपको क्या करना होता है कि फीडबैक वाला जो काम होता है, सुधार वाले जो सुझाव होते हैं वो आप असेसमेंट में डाल देना। और मूल्यांकन में क्या होता है भाई, मूल्यांकन फॉर्मेटिव भी हो सकता है और समेटिव भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेड वाला सिस्टम ज्यादा होता है, बच्चे की प्रगति पर ज्यादा ध्यान रखा होता है। असेसमेंट जो आकलन जो क्या होता है, वो बच्चे को सुधारात्मक पहलू में ज्यादा लेके जाता है कि बच्चा कहाँ कमी कर रहा है, उसमें सिखाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, नंबर्स वाले सिस्टम पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है आकलन के अंदर। बाकी प्रक्रियाएं दोनों की सेम होती है, फॉर्मेटिव इसमें भी होता है, फॉर्मेटिव इसमें होता है, समेटिव इसमें भी होता है, समेटिव इसमें भी होता है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना बस। तो ये था डिफरेंस। अब देखो मूल्यांकन और आकलन की क्या उद्देश्य होते हैं, छात्रों की प्रगति को मापना, सुधार की दिशा में कार्य करना, प्रेरणा बढ़ना। जब छात्र अपनी प्रगति को देखते हैं तो उन्हें और अधिक सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। समग्र विकास यानी कि मूल्यांकन और आकलन से छात्रों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और भावात्मक विकास को सुनिश्चित करती हैं। ये प्रक्रियाएं दोनों मूल्यांकन और आकलन के ये मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक हो गई बात भाई, सारे पॉइंट्स को हमने कवर अप कर लिया।
क्या इवेल्युएशन होता है, क्या मूल्यांकन होता है, दोनों के टाइप्स देख लिए, कितने प्रकार के होते हैं ये देख लिया, और उनमें हमने डिफरेंस देख लिया। कोई भी डाउट रह गया हो तो एक बार और कमेंट कर देना, समझाने की पूरी कोशिश करिए आप लोगों को। नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप सारा पीडीएफ ले सकते हैं भाई, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको मिल रहा है। लेकिन आपको जैसे ये वाला अब आपने समझ तो लिया है, लेकिन अगर आप रिवाइज कर लोगे ना इन नोट्स के माध्यम से तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने समझा दिया। और एक बार अगर लास्ट में आप रिवाइज करोगे तो सारे भी पीडीएफ जो है, जिसमें सीडीपी भी है, साइंस भी मैं डाल रहा हूँ लगातार नोट्स रेगुलर बेसिस पे, उसके साथ साथ एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, सारे नोट्स में भाई इस वाले लिंक पर आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर अगर जाओगे आप शिक्षा फॉर नौकरी पर, तो वहां जो आपको पिन कमेंट मिलेगा वहां से भी बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट रह गया कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो भी होता है वो प्रेस कर लेना, बार बार कहने की जरूरत पड़ती है क्योंकि काफी लोग करते नहीं है। मिलेंगे आपसे एक और नई थ्योरी चैप्टर में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।